तो आज हम लोग नोड.जेएस के कुछ बेसिक्स देखते हैं कि जिसने कभी नोड.जेएस यूज़ नहीं करी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। जैसे किसी भी चीज़ का जो चीज़ नहीं आती उसका हवा रह जाता है। तो आज उस वाले हवा को ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद आप लोगों को नोड.जेएस का इन एंड आउट पता चल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने अभी जो है ना स्टार्टिंग में दो फाइल्स बना दी ऑलरेडी। और ये दो फाइल्स हैं, मैंने दो फाइल्स बना दिए, एक app.js और एक package.json। एक बार देख लेते हैं इन दोनों फाइल्स में क्या क्या है। तो ये मेरी app.js फाइल है। अब मैं साफ साफ समझा दूंगा इसमें क्या है कैसे है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जो अगर आ जाती है तो नोड.जेएस समझना बहुत ईजी रहता है। तो ये थी app.js और दूसरी है हमारी package.json। ठीक है। तो package.json के अंदर रहता है हमारी सारी डिपेंडेंसी कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं नोड.जेएस में, तो आप उसके अंदर आप अपना पूरा कोड लिख सकते हैं, आप सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं। बट सारी चीज़ें खुद बनाना जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप जो है लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे जावा में लाइब्रेरीज होती है, इसमें भी लाइब्रेरीज होती है। नोड.जेएस में लाइब्रेरीज को बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस। ठीक है। इन्हें इंस्टॉल करने के लिए तरीका होता है, इनको लिखा जाता है कि एक कोई आपका कोड या एप्लीकेशन कौन कौन से पैकेज को यूज करना चाहती है वो लिखा जाता है package.json फाइल के अंदर। ये हमारी फाइल है ये। तो यहाँ पर बता रहा है कि इस पैकेज की डिपेंडेंसीज हैं express.js और उसका वर्जन है 4.17.1। इसमें कैरेट का भी एक इंपॉर्टेंस होती है, बट अभी उसमें नहीं जाएंगे, ये वर्जन की उसके लिए होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस वाले वर्जन को कहते हैं पैच वर्जन, इस वाले वर्जन को कहते हैं जो बीच में आता है उसे कहते हैं माइनर वर्जन, इसे कहते हैं मेजर वर्जन। तो कैरेट का मतलब ये होता है कि वो माइनर वर्जन जो होता है आपका, सॉरी पैच वर्जन जो होता है, वन भी हो तब भी ऐसे इंस्टॉल कर देगा। अगर इसकी जगह टू होगा तब भी इंस्टॉल कर देगा, थ्री होगा तब भी इंस्टॉल कर देगा। तो ये बेसिकली पैकेज वर्जन को डिनोट करता है। अभी ये सही से समझ में नहीं आएगा, बट अभी जब धीमे धीमे हम लोग चीज़ें देखेंगे तब सही से समझ में आने लग जाएगा कि इसका रीजन वो क्या होता है। अभी के लिए आप यही डाल दीजिएगा कि हम लोगों को एक्सप्रेस का एक पैकेज नोड मॉड्यूल चाहिए जिसका वर्जन हमारे को 4.17 चाहिए। ठीक है। तो अगर हमारे को इन्हें इंस्टॉल करना है, कि अभी मेरी डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, अब मेरे को इस पैकेज को अगर इंस्टॉल करना है तो मेरे को लिखना होगा npm इंस्टॉल। तो जब मैं npm इंस्टॉल चलाता हूँ तो ये पैकेज जेसन फाइल को रीड करता है और उसके अंदर से जितनी भी मेरी डिपेंडेंसीज होती है उन्हें इंस्टॉल करना शुरू करता है। अब आप ये देखेंगे कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम आइए हम लोग दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हो गई पैकेजेसन। अब मेरी ऐप.जेएस देख लेते हैं कि मैंने ऐप.जेएस बहुत ही सिंपल सी रखी हुई है। ये मेरे को मेरे फ्रेंड अंकुश ने दी है। तो इसमें क्या है कि मेरे पास ये एक लाइन है। इस लाइन का मतलब ये है कि मेरे पास कॉन्स्ट, मतलब ये वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता। इस वेरिएबल में एक बार आपने कोई चीज़ डाल दी तो वो उसी वही वैल्यू रहती है, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। रिक्वायर एक्सप्रेस मतलब ये किसी भी पैकेज या फिर फाइल को रिक्वायर करके उसका जो एक्सपोर्टेड सामान होता है वो इसे इस वेरिएबल में डाल देता है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने ये जो वेरिएबल ने जो भी प्रोवाइड किया था रिक्वायर करने पे, उस वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है और उसे ऐप के अंदर डाल दिया। और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस की टर्मिनोलॉजी होती है कि ऐप डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये बेसिकली फंक्शन है, इसे कहते हैं एरो नोटेशन फॉर अ फंक्शन। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से, ये यही है कि आपने जो फंक्शन का फॉर्मेट देखा होगा ये यही है। ये इस तरीके से लिख लीजिए या फिर आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए, इसे कहते हैं एरो नोटेशन। ठीक है। इस एरो नोटेशन में मेरे पास रिक्वेस्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कर दिया। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, इस वाले फंक्शन में हो क्या रहा है कि आपने ऐप डॉट ऐप जो ये वो था वेरिएबल था उसके गेट फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट है ये स्लैश, अभी मैं इसका मतलब समझा दूंगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है एक फंक्शन,
इसने सेकंड आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन लिया है, ठीक है। तो ये काम किस तरीके से करता है कि आपका जो एक्सप्रेस टर्मिनोलॉजी या फिर सिंटेक्स प्रोवाइड करता है उसमें ऐप डॉट गेट मतलब एक HTTP गेट रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करना शुरू करेगा एट स्लैश पोर्ट स्लैश पाथ, कि अगर मैं लोकल होस्ट 3000 करूंगा अपनी एप्लीकेशन को चलाकर तो ये यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा। अभी क्योंकि मेरी एप्लीकेशन चल नहीं रही है इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो इसने ये किया है। और फिर मैंने क्या कहा है, एप्लीकेशन को मैंने 3000 पोर्ट पे लिसन करने के बाद, तो एक बार इसे चला के देखते हैं। अब हमारा ये भी स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, नोड ऐप डॉट जेएस चला के देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पर चल गई है, कोई रिस्क नहीं है, और यहाँ पर देखा आपने हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इसका ये है कि आपका जिस तरीके से सी लैंग्वेज में आप फंक्शन को एज अ फंक्शन पॉइंटर प्रोवाइड कर सकते थे किसी भी फंक्शन आर्ग्यूमेंट में, उसी तरीके से फंक्शंस भी एक वेरिएबल्स ही हैं या फिर फंक्शन भी एक डेटा टाइप ही है इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो इसमें अगर हम लोग देखें, इसे एक बार समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। मैं इसे थोड़ा सा इस वजह से डीप में जाना चाह रहा हूँ इसके, क्योंकि इससे ही आपको थोड़े से आगे के कंसेप्ट सही से समझ में आने लग जाएंगे। तो इसमें है क्या कि मेरे पास है एक बार देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो है ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक आर्ग्यूमेंट है और ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, ऐप डॉट गेट फंक्शन को कॉल किया है विद दीज टू आर्ग्यूमेंट्स। इसी तरीके से ऐप डॉट लिसन एक फंक्शन है जिसके आर्ग्यूमेंट्स है 3000, ठीक है। तो इस पे हमारे को ये पता है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3-4 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। एक तो आपका नॉर्मल वैर हो गया जिसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, a इक्वल्स 1 भी डाल सकते हो, वैर a इक्वल्स स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, आप वैर a इक्वल्स ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो b,1, और वैर a इक्वल्स आप एरे भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने ऐप डॉट गेट किया है, इसका मतलब क्या है कि ऐप के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर गेट करके एक फंक्शन है। तो इसका अगर हम लोग देखना चाहें कि ऐप मोटा मोटा किस तरीके से रहता होगा, कि ऐप ने रिटर्न किया मेरे पास गेट, जो एक फंक्शन है वो लेता है एक तो arg1 एंड arg, इस तरीके से लेता है। तो हमारा arg1 क्या हो गया, हमारा arg1 हो गया ये, हमारा arg2 क्या हो गया, हमारा arg2 हो गया ये, जो ये फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा इस वाली फाइल की वर्किंग। अब एक बार देखते हैं रिक्वायर किस तरीके से काम करता है। रिक्वायर में बहुत सिंपल है कि अगर मैंने यहाँ पर रिक्वायर एक्सप्रेस किया हुआ है जिसके अंदर मैंने डॉट स्लैश नहीं दिया हुआ, इसका मतलब रहता है कि नोड मॉड्यूल्स में सर्च करें, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जब मैंने npm इंस्टॉल किया था तो मेरे पास नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर बन गया। अब नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखते हैं क्या है, ls नोड मॉड्यूल्स। अब देखिए इसमें काफी सारी चीजें आ गई। ये इतनी सारी चीजें कैसे आ गई, हम लोगों ने तो अपनी डिपेंडेंसी में सिर्फ एक्सप्रेस डाला था, बट एक्सप्रेस के अंदर भी उसकी डिपेंडेंसीज होंगी, उसके अंदर उसकी डिपेंडेंसीज होंगी, तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने 50 पैकेजेस इंस्टॉल किए फ्रॉम 37 कंट्रीब्यूटर्स। तो अगर हम लोग एक्सप्रेस की वो देखना चाहें डिपेंडेंसीज की लिस्ट देखते हैं एक बार, जिससे कि हमें समझ में आए कि एक्सप्रेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। तो ये देख रहे हैं एक्सप्रेस के अंदर डिपेंडेंसीज, एक्सप्रेस के अंदर डिपेंडेंसीज हैं। अब इन हर एक डिपेंडेंसी के अंदर में भी कोई और उसकी डिपेंडेंसीज हो, तो ये पूरी चेन बनती जाती है उनकी नोड मॉड्यूल्स की। तो उन सब नोड npm इंस्टॉल उन सबको इंस्टॉल कर देता है। तो इस वजह से आपका पैकेज मैनेजमेंट काफ़ी ईजी हो जाता है नोड.js में। अब एक बार देखते हैं कि मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को कहीं और से उठाना है, मुझे इस फंक्शन को कहीं और से उठाना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक राउट्स करके फोल्डर बनाते हैं
अभी मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा कि क्यों बना रहे हैं, बट राउट्स टेस्ट फंक्शन डॉट जेएस, नाम गंदा सा है बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया। हम क्या करते हैं, वैर एक्सपोज्ड फंक्शन, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सपोज फंक्शन करके ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक माई फन करके की बनाई, और उस की वैल्यू क्या थी, एक फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि ये मेरे को फंक्शन कहीं माई फन जो है, माई फंक्शन इसे बोल देते हैं, माई फंक्शन करके की बनाई, इसे कहीं पे मेरे को यूज करना है, तो क्या करना होगा, मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स एक्सपोज्ड फंक्शन, ठीक है। ये करने से क्या होता है कि कोई भी फाइल अगर मेरी टेस्ट फंक्शन वाली फाइल को, इस वाली फाइल को रिक्वायर करेगी, टेस्ट फंक्शन वाली फाइल को रिक्वायर करेगी, तो उसे ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो एक बार हम देखते हैं इसमें किस तरीके से काम करती है ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार इसे रिक्वायर करते हैं, कॉन्स्ट टेस्ट फंक्शन की रिक्वायर्ड लिख देते हैं। अभी के लिए ऐसे लिखा जाता है, ये कन्वेंशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रिक्वायर। अब मेरी जो फाइल है वो कहाँ पर है, मेरी फाइल है राउट्स के अंदर, राउट्स टेस्ट डॉट जेएस, एलएस राउट्स टेस्ट टेस्ट फंक्शन डॉट जेएस, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉट स्लैश राउट्स, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर राउट फोल्डर है, उसके अंदर टेस्ट फंक्शन करके फाइल है, तो वो कर दिया मैंने फंक्शन, ठीक है। अब मेरे को टेस्ट रिक्वायर्ड टेस्ट फंक्शन ने क्या एक्सपोज किया था, इसने एक्सपोज किया था, मैं क्या करता हूँ कि मैं बनाता हूँ माई राउट, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वो वाला फंक्शन यूज करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड टेस्ट फंक्शन डॉट माई फंक्शन। जब मैंने इसे रिक्वायर किया तो इसके अंदर ये माई फंक्शन आ जाएगा कि जब यहाँ पर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, तो बेसिकली इसके अंदर जो है, इस वाले फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये पूरी वैल्यू आ जाती है। तो इसकी वजह से हम मैं यहाँ पर से माई रिक्वायर्ड टेस्ट रिक्वायर्ड टेस्ट फंक्शन डॉट माई फंक्शन करूंगा, तो ये चल जाएगा। एक बार देखते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस, ये कर दिए। तो अब हमने क्या राउट बनाया, हमारा राउट है बाई राउट, ठीक है। तो इसे किस तरीके से करेंगे हम लोग, इसे हम चलाएंगे स्लैश माई राउट, ठीक है, चल गया, क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही आना था। अब एक काम करते हैं, इसके वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे करते हैं माई हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेस्ट फंक्शन। अब देखते हैं क्या होता है, इसको फिर से चला देते हैं। अब एक बार देखते हैं, हम लोग राउट के अंदर पहुंच चुके हैं, माई राउट के अंदर, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेस्ट फंक्शन, तो दैट मीन्स कि ये मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मिडिलवेयर्स, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, एक ही मिडिलवेयर डाला हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि आप मल्टीपल मिडिलवेयर कर सकते हैं, कि अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मिडिलवेयर डॉट स्टेप 1, मिडिलवेयर डॉट स्टेप 2 एंड मिडिलवेयर डॉट स्टेप 3,
तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा सबसे पहले जो है मिडिलवेयर का कंसेप्ट जो एक्सप्रेस या फिर नोड जेएस में आता है, वो इस वजह से आता है कि मेरे को एक एपीआई के अंदर मल्टीपल काम करने, ठीक है। उन मल्टीपल काम को या तो हो सकता है कि मैं एक बड़ा सा फंक्शन बना दूं, उसके अंदर ही इफ एल्स फॉर लूप वाइल लूप सब लगा कर दूं, बट उसे अच्छी तरीके से करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसे स्टेप्स में ब्रेक करते हैं या फिर उन्हें मिडिल वेयर्स में ब्रेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे राउट के अंदर काम करने वाली चीजों को 3 स्टेप में कर दिया। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें मेरा ये हो सकता है कि मान लीजिए इसके अंदर मैं जो है पेलोड का वेरिफिकेशन करूंगा कि जो गेट माई राउट वाली रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स आएंगे उनका वैलिडेट या वेरिफिकेशन करूंगा। ठीक है, सेकेंड वाले मिडलवेयर में मैं ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, और थर्ड वाले मिडलवेयर में एक्चुअल वर्क कर सकता हूँ। कि ये आपके ऊपर रहता है कि आपको किस हिसाब से अपने पूरे एपीआई को छोटे छोटे पीसेस ऑफ वर्क में डिवाइड करना है, ताकि आपका कोड क्लीन रहे और मैनेजेबल रहे। तो इसे एक बार करके देखते हैं। ठीक है, इसे एक बार करके देखते हैं, तो हमारे को समझ में आएगा कि किस तरीके से चलता है ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एपीआई बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ये तीनों चीजें करूंगा, पेलोड डॉट वैलिडेट भी करूंगा, ऑथेंटिकेशन भी करूंगा और एक्चुअल वर्क भी करूंगा। देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। अब हमारे को क्या करना होगा, एक मिडलवेयर बनाने होगा। तो हम हमारे जो मिडलवेयर रहेंगे वो हम बनाते हैं राउट्स के अंदर ही बना देते हैं। राउट्स मिडलवेयर स्लैश डॉट जेएस करके बनाते हैं। हमने क्या किया, हम एक बनाएंगे लेट एक्स माई मिडलवेयर इक्वल्स, नेमिंग कन्वेंशन आपके ऊपर रहेगा। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे नाम दे रहा हूँ, बट ये जो नाम होते हैं ये काफी वैसे रहते हैं, एप्ट होने चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए, जो बाद में भी कोड पढ़े उसे समझ में आए। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना था, वैलिडेशन फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट भी यूज कर रहा हूँ, अभी मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा आपको। फिर मैं एक काम करता हूँ, इनका नाम जो है वैलिडेशन ही कर देता हूँ, वैलिडेट ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट एंड एक्चुअल वर्क। ठीक है, तो आप देखते हैं हमें वैलिडेट में क्या करना है। लेट्स अज्यूम कि मैं एक एपीआई बना रहा हूँ जिसके अंदर जो है ये स्लैश माई राउट वाली के अंदर ये लेती है आईडी इक्वल्स 1 2 3 या कुछ आईडी लेती है। ठीक है, और ये आईडी जो है ओनली नंबर हो सकती है। ठीक है, तो इस आईडी, ये एक तो आईडी होनी चाहिए और ये नंबर होनी चाहिए। तो ये हो गया वैलिडेशन वाला पोर्शन। तो ये किस तरीके से करूंगा मैं, ये करूंगा मैं वैलिडेट के अंदर कि अब मैं क्या करता हूं, मेरे को चाहिए कि रिक्वेस्ट के अंदर आईडी होनी चाहिए, और आईडी किस तरीके किस में आ रही है, क्वेरी पैरम्स में आ रही है मेरे पास। ठीक है, इन्हें कहते हैं क्वेरी पैरम्स, माई राउट के अंदर क्वेरी पैरम्स के अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब मेरे को क्वेरी पैरम एक्सेस करने के लिए किस तरीके से करते हैं हम लोग, लेट आईडी इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी। रिक्वेस्ट जो है ये बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ये यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मैंने 3 मिडलवेयर बनाई है, इन्हें कहते हैं मिडलवेयर जो एक्चुअल में काम करेंगे। अब इन्हें हम लोग यूज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। वो हम करेंगे ऐसे, यहाँ पर वैलिडेट ऑथेंटिकेट
एंड एक्चुअल लॉग। अब मेरे को मिडिलवेयर्स को रिक्वायर करना है, तो मेरा होगा कॉन्स मिडिलवेयर्स बस रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स स्लैश मिडिलवेयर। मिडिलवेयर्स, इट्स मिडिलवेयर्स। तो हमें क्या करना है, मिडिलवेयर्स इस तरीके से है, तो इसमें होगा ये कि सबसे पहले जो है यहाँ पर ये 3 मिडिलवेयर्स है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट इसके, जब ये जो है मेरे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट जो है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट एक्सप्रेस डॉट जेएस जो है हर मिडिलवेयर के पास ये 3 चीज प्रोवाइड करती है। रिक्वेस्ट के अंदर होता है एक्चुअल जो आपकी रिक्वेस्ट आई होती है, जो एपीआई कॉल होती है, उसके अंदर जितना भी सामान होता है उससे संबंधित चीजें होती है। रिस्पॉन्स के अंदर होता है कि उसमें जो आपको रिस्पॉन्स भेजना है, जो फाइनली जाएगा वो क्या जाएगा, वो होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया हुआ है, तो मतलब रिस्पॉन्स से संबंधित चीजें इसके अंदर रहती हैं। और नेक्स्ट का मतलब होता है, ये होता है कॉल बैक, कि जब एक मिडिलवेयर का काम कंप्लीट हो जाए तो वो नेक्स्ट को कॉल कर देगा। इससे एक्सप्रेस डॉट जेएस को संकेत मिल जाता है कि हाँ भाई इस वाले मिडिलवेयर का काम हो गया है, अब दूसरे मिडिलवेयर को कॉल करना है, क्योंकि उसके लिए तो ये सारे फंक्शंस ही है ना, उसके लिए तो सारे आर्ग्यूमेंट्स है, वो एक एक करके सारे आर्ग्यूमेंट्स को कॉल करता रहता है। कि फर्स्ट वेरिएबल के बाद ये जितने भी फंक्शंस होते हैं या जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फंक्शंस होने चाहिए, जिनका हर एक उसमें फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट जाता है, और नेक्स्ट जो है कॉल होने पर दूसरा मिडिलवेयर कॉल हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने इस वजह से नेक्स्ट कॉल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया और कोई आगे या पीछे मिडिलवेयर था नहीं। इससे इसके बाद अगर कोई मिडिलवेयर होता तो उसे कॉल करने के लिए हमारे को नेक्स्ट को कॉल करना पड़ता है, कि हम लोग जैसे यहाँ पर इसके बाद फिर नेक्स्ट को कॉल, तो उसके बाद नेक्स्ट मिडिलवेयर कॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर है नहीं इस वजह से हम लोग नहीं किया। अब देखते हैं कि हम लोग वैलिडेट के अंदर क्या करेंगे। वैलिडेट जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इफ आईडी इज, एक इसके अंदर प्री बिल्ट फंक्शन होता है इज नॉट अ नंबर, कि अगर आईडी नंबर नहीं है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड आईडी शुड बी अ नंबर। ओके, तो अगर आईडी या तो आई ही नहीं कि अनडिफाइंड हो जाएगी, अगर आपने क्वेरी पैरम में आईडी नहीं दी तो अनडिफाइंड हो जाएगी, तो अगर नहीं आई तो आपका आईडी इज नॉट, इट शुड बी अ नंबर होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रिटर्न नेक्स्ट। अभी के लिए काम करते हैं, यहाँ पर इन्हें रिटर्न नेक्स्ट कर देते हैं जिससे कि सारे मिडिलवेयर कॉल हो जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग को फंक्शनैलिटीज बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब अपने फंक्शन को कॉल करके देखते हैं क्या होता है, फटता है नहीं फटता, ये ब्रेक करते हैं। अब देखते हैं कि क्यों ब्रेक किया। अब यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि मिडिलवेयर डॉट ऑथेंटिकेट इज नॉट अ फंक्शन, मिडिलवेयर इज नॉट डिफाइंड। हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, मिडिलवेयर्स, यहाँ पर लिखा है मिडिलवेयर, तो ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई मेरे से। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारे को करना है मिडिलवेयर्स। अब देखते हैं क्या इशू आता है। अब इसने कह दिया राउट डॉट गेट रिक्वायर्स अ कॉल बैक फंक्शन बट गॉट ऑब्जेक्ट और अनडिफाइंड। ये देख लेते हैं ये क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इस वजह से ये इशू आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया ही नहीं, तो ये माई मिडिलवेयर कभी बाहर एक्सपोज ही नहीं हुआ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट माई मिडिलवेयर, अब ये बाहर एक्सपोज हो गया होगा, देखते हैं अब क्या करता है ये। ठीक है, अब ये चल गया। अब हम लोग इसे माई राउट को कॉल करके देखते हैं। अब हम लोगों ने माई राउट के अंदर जो है मैंडेटरी कर दिया है आईडी होनी चाहिए, वरना वो पहले ही रिटर्न वो कर देगा, नेक्स्ट कर देगा। जिसने मेरे को दे दिया आईडी शुड बी अ नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि
एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, नाउ वी आर डूइंग एक्चुअल वर्क, या फिर नाउ वी आर डूइंग एक्चुअल वर्क, कि आप अपने कोड में लाइन के बाद सेमीकोलन दें या ना दें उससे अंतर नहीं पड़ता नोड जेएस में। जैसे सी लैंग्वेज में तो होता था कि सेमीकोलन नहीं होगा तो आपका कंपाइलर ब्रेक कर जाता था, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आप देखते हैं, इसे चला के देखते हैं। इसने कहा आईडी शुड नॉट बी नंबर, मेरे को एक बार कोड को रीरन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंजेस करे थे। अब तो इसे रन करके देखते हैं, आईडी शुड बी नंबर। एक काम करते हैं, अब आईडी में कुछ नंबर देते हैं, आईडी इक्वल्स 1 2 3। response dot next is not a function। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट कर दिया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था रिस्पॉन्स डॉट सेंड। और क्योंकि ये लास्ट मिडिल वेयर है इस वजह से मेरे को रिटर्न नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं। तो अब एक बार करके देखते हैं, कॉल करके देखते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्चुअल वर्क। तो इसने ये वैलिडेशन वाला काम कर दिया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अल्फा न्यूमरिक कुछ डालते हैं, ABC 1 2 3, आईडी शुड बी नंबर, ये ऑथेंटिकेट वाले वो वैलिडेट वाले उसमें होते हैं। अब इसमें ऑथेंटिकेशन अगर हमारे को डालना है तो हम कैसे डालेंगे, हम लोग यहाँ पर डाल देंगे कि हमारे को यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग क्वेरी पैरम्स में ही चलिए ले लेते हैं, लेट यूजर नेम इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूजर नेम एंड लेट password equals request dot query dot password, okay, and if username is not equal to admin and होता है इस तरीके से, password is not equal to admin 1 2 3, देन अगर ये नहीं है, ये चेक अगर फेल करता है तो आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड। ठीक है, ये हमारे को करना है। तो अगर ये नहीं होता है, ठीक है, तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। ये रन कर गया, अब इसे एक बार चला के देखते हैं। ये तो ऑथेंटिकेट वाले वैलिडेट वाले पेज में ही हो गया। अब इसे एक काम करते हैं, आईडी सही देते हैं 1 2 3 4, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला ही नहीं था। अब एक बार डाल के देखते हैं क्या होता है। यूजर नेम इक्वल्स एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल्स एडमिन 1 2 3 4। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन वाले उससे चला गया। तो अब बेसिकली हो क्या रहा होगा इसके अंदर, इसके अंदर हो कुछ इस तरीके से रहा होगा कि सबसे पहले जो है मेरी कॉल गई सर्वर पर स्लैश माई राउट की, सबसे पहले चला मेरा वैलिडेट, उसने वैलिडेशन किया आईडी के ऊपर जो सही तरीके से निकला। उसके बाद अगर ये सही तरीके से नहीं निकलता तो आईडी शुड बी ए नंबर आ जाता, नंबर आ जाता। उसके बाद चला मेरा ऑथेंटिकेट, अगर ये सही तरीके से नहीं चलता तो यूजर नेम और इनवैलिड आ जाता, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड आ जाता। उसके बाद चला मेरा एक्चुअल वर्क वाला मिडलवेयर। ठीक है, तो इसने काम कर दिया। तो अब ये तो करा हम लोगों ने बहुत ही सिंपल। एक काम करते हैं, यहाँ पर एडमिन पासवर्ड या यूजर नेम को एक बार गलत करके देखते हैं, 1 2 3 करते हैं। अभी भी पास कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा नहीं, हाँ गड़बड़ हो गई। तो नाउ वी आर डूइंग एक्चुअल वर्क, ये कैसे कर दिया इसने। हाँ, तो हमने क्या किया, गलती कर दी है ना, हमें दोनों को एंड किया हुआ है। ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग लॉजिकल कोड की प्रॉब्लम है। अगर मेरा यूजर नेम ये नहीं है या फिर पासवर्ड ये नहीं है, ठीक है, कोई भी एक इसमें से गलत है तो इसे यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड कर देना था। तो ऐसी मिस्टेक्स होती है, इसी वजह से आपको अपना कोड टेस्ट करते रहना चाहिए खुद ही। तो इसे क्या कहते हैं, इसने अभी कर दिया, तो मेरा पोपट कर दिया इसने। ठीक है,
कोई नहीं, देख लेंगे उसकी बात, बट मेन हम लोगों को क्या सीखना था, हम लोग को ये सीखना था ये काम किस तरीके से कर रहा है। तो ये इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर तो अब इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन अपने डाल सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसमें कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन डाल सकते हैं कि अगर आपको वैलिडेट कुछ करना है कि आपके क्वेरी पैराम्स के अंदर कुछ आ रहा है, तो अभी हमने क्वेरी पैराम्स देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरीके से बनाते हैं और बॉडी के अंदर से किस तरीके से उठाते हैं। और ऑथेंटिकेट के अंदर आप, जैसे अभी तो हम लोगों ने फाइल के अंदर से ले लिया, आप इसमें डीबी के अंदर से भी ले सकते हैं कि आप डीबी से बात करेंगे, डीबी से यूजर ने पासवर्ड को आपने ऑथेंटिकेट किया और उसके बाद काम किया। और एक्चुअल वर्क के अंदर आपके अंदर कुछ भी हो सकता है कि इसके अंदर आप डीबी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डीबी से डेटा फैच कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ें हो जाती है। तो अब एक बार देखते हैं कि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाएंगे। कि एक काम करते हैं हम लोग, इसी को एक कॉपी बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं इसे पोस्ट, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं माई, एक राउट बनाते हैं या एपीआई बनाते हैं माई पोस्ट करके, ठीक है। वैलिडेट वाला मिडलवेयर सेम रहने देते हैं, ऑथेंटिकेट वाला मिडलवेयर सेम रहने देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं, पोस्ट वर्क, एक मिडलवेयर बनाया जिसमें पोस्ट वर्क कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या होता है। पोस्ट, एक मिडलवेयर बना रहे हैं पोस्ट वर्क करके, जिसके अंदर हम लोग क्या किया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। अब इसके अंदर जैसे आपके रिक्वेस्ट के अंदर दो तरीके से आपका डेटा आता है, ठीक है। दो तरीके क्या रहते हैं, एक होता है क्वेरी पैरम्स के अंदर। क्वेरी पैरम में हो सकता है कि आपने माई राउट और उसके बाद ID इक्वल्स 123 और एज इक्वल्स 45645, ठीक है। ये हो गए मेरे क्वेरी पैरम्स या फिर क्वेरी स्ट्रिंग। दूसरा तरीका होता है पोस्ट बॉडी में लेने का। आपके पोस्टमैन के अंदर देखा होगा, रिक्वेस्ट के अंदर आप या तो क्वेरी पैरम भेज सकते हैं, ये वाली चीजें जो है ये आपको यूआरएल में रहती है। बॉडी रहती है जो अलग से जाती है आपके रिक्वेस्ट में, ठीक है। एक आप बॉडी के अंदर डेटा डाल सकते हैं, तो बॉडी के अंदर से आपको डेटा निकालने के लिए क्या करना होता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा इक्वल्स, एक काम करते हैं इसे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड योर डेटा इज, इस तरीके से करते हैं। एक बार देखते हैं क्या होता है या नहीं। एक काम करते हैं, अभी समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी सारे मिडलवेयर हटा देते हैं। ये तो आप मिडलवेयर तो आप खुद ऐड कर लेंगे। अभी समझने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग इस वाले डेटा को रिटर्न करते हैं, योर डेटा इज दिस। तो अगर हमें इस वाली एपीआई को कॉल करना होगा तो हम कैसे करेंगे, नोड ऐप डॉट जेएस कर दिया, यहाँ पर कॉमा मिस हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हमने क्या करें, नोड ऐप डॉट जेएस कर दिया। अब हम लोग दूसरे उसके अंदर दूसरी टर्मिनल खोल देते हैं। अब इस टर्मिनल के अंदर हमारे को इस रिक्वेस्ट को कॉल करना है, तो कर्ल लोकल होस्ट 3000 पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है, स्लैश माई पोस्ट करके मैंने एक यूआरएल बनाया था। अब हमारे को इसके ऊपर कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, -x पोस्ट, ठीक है। अब हमारे को इसको डेटा कुछ देना है, तो डेटा हम लोग कह सकते हैं -d, सिंगल कोट्स के अंदर मैं जेसन फॉर्मेट में डेटा दे रहा हूँ, तो मेरा डेटा फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। मैंने कुछ कैसे करके दे दिया। अब इसे कॉल करके देखते हैं क्या होता है। इसने कोई एरर दे दिया है, एक बार एरर को डिबग कर लेते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी आपको डिबगिंग करनी पड़ेगी काफ़ी बार। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी डेटा ऑफ अनडिफाइंड, डेटा ऑफ अनडिफाइंड ये क्यों कहती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा। So basically we found a mistake. The mistake was when we have to accept request body, uh, then we have to give a particular middleware. See what that middleware is. We have to get this app.use express.json.
what is app.use? App.use basically makes this middleware, this is the middleware which will be executed for all the routes. So it will be executed for this route, it will be executed for this route, and it will be executed for this route. What it is going to do is it is going to take the request body and parse it and make it accessible as request.body. And wherever you want to access the body in a given request, you have to access request.body. So what we're doing is response.send, your data is request.body. So let's see what this gives us. We are making a curl request and our data is data from post, and let's try to add some differentiator in it so that we are able to see it. So here we can see what it has given us. Your data is data from post. So we are able to, we have made a post API also. So this is simple working of Node.js. Let's try to see callback functions. What are callback functions? Callback functions are very important and are very easy to understand. थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, वो देखते हैं क्यों आती है. कॉलबैक का मतलब क्या है? कॉलबैक का मतलब है कि जब कुछ काम हो जाए, तो जब तुम फ्री हो या जब तुम्हारे काम हो जाए तो मुझे कॉलबैक दे दो. या अब जैसे आप मान लो कोई काम कर, ठीक है, आपने आर्ग्यूमेंट लिया, आपने एक सीबी ले लिया. अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो इसके अंदर आप कुछ काम कर रहे हो कि इस फंक्शन के अंदर आप में भी राइट टू डेटाबेस, आपने डेटाबेस के अंदर राइट किया और उसके बाद आपको ये काम Node.js को बता, आप जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया था उसे बताना है कि आपने काम कर लिया है. तो वो किस तरीके से करते हैं, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए Node.js में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी आईओ वाला काम किया, इनपुट आउटपुट वाला, ठीक है, कि जैसे आप डीबी में राइट करने चले गए, ठीक है, और उसके बाद आपने कंसोल लॉग किया, तो इसमें होगा ये कि आपका कंसोल लॉग पहले प्रिंट हो जाएगा, डीबी में राइट बाद में होगा, क्योंकि डीबी में राइट करने में टाइम लगता है. तो Node.js जो भी आईओ वाली चीजें होती हैं उसके लिए वेट नहीं करता. जैसे ही इसे मिलेगा कि ये जो है इसे डीबी में राइट करना है, ये इसे उठा के अलग रख देगा, ये इसे एक दूसरे थ्रेड में करता है, और ये वाला जो एग्जीक्यूशन स्कोप होता है वो आगे बढ़ जाता है कि जैसे ही इसे कोई आईओ वाला काम मिलता है इसे दूसरे एग्जीक्यूशन स्कोप में डाल देगा और आगे बढ़ जाएगा. तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपको ऐसा करना होता है कि आपने डीबी में राइट कर लिया, उसके बाद आपको कंसोल लॉग करना है कि रिटर्न टू डीबी, ठीक है, या फिर उसके बाद आपको कोई काम करना है, तो उसके लिए होता है कि जब आपका डीबी में राइट हो जाए उसके बाद आप ये काम, वो कैसे करते हैं. तो अब एक बार देख लेते हैं कि हम लोग एसिंक्रोनस काम जब करते हैं या फिर Node.js में एसिंक्रोनस क्या होता है. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे को एक काम करना है कि जब एपीआई कॉल आए तो एपीआई कॉल के अंदर जो भी उसके request.body.data के अंदर हो उसे मेरे को एक फाइल के अंदर राइट कर देना. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा काम करना है. इसके लिए हम लोग यूज करेंगे fs करके एक नोड मॉड्यूल होता है. ये Node.js का इनबिल्ट नोड मॉड्यूल होता है फॉर फाइल हैंडलिंग. ठीक है, उसका राइट फाइल फंक्शन कॉल करेंगे. ये फंक्शन जो है 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है. फर्स्ट इज फाइल का नाम कि जिस फाइल में आपको राइट करना है, ठीक है. सेकंड, क्या डेटा राइट करना है. थर्ड, जब इसने ये काम कर दिया हो कि जब माई फाइल के अंदर ये वाला डेटा राइट हो गया हो तब इसे क्या करना है. बस इसी चीज को कह देते हैं कॉलबैक. कि राइट फाइल फंक्शन ने एक कॉलबैक ले लिया कि हाँ भाई जब मैं काम कर दूं उसके बाद जो है तुम इस वाले फंक्शन को कॉल कर देना. ठीक है, तो अब एक चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहां पर लगाते हैं console.log डेटा रिटर्न. ठीक है,
और यहाँ पर लिखते हैं console.log आफ्टर कॉलिंग fs.write फाइल। और इसी का एक हम लोग वर्जन बनाते हैं जो रखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि बिफोर कॉलिंग fs.write फाइल। कि अगर हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक से देखें तो हमारे को क्या लगेगा, हमारा फंक्शन किस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी। हम लोग तो यही सोचेंगे। अब देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है और फिर समझेंगे कि वो हुआ क्यों। तो हम क्या करते हैं, इसे बंद किया, अपने आप को रीस्टार्ट किया। अब एक जगह से यहाँ से मैं जो है इस वाली अपनी वाली उसको कॉल करता हूँ, एपीआई को कॉल करता हूँ। और ठीक है, ये हो गया। अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले हुआ बिफोर, इसी का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ हम समझने के लिए। एक सेकंड, मैं ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली। कि सबसे पहले कॉल हुआ बिफोर कॉलिंग एफ एस रीड फाइल, यहाँ पर बिफोर कॉलिंग एफ एस रीड। ठीक है, ये समझ में आता है। उसके बाद हमें लगता था कॉल होगा डेटा रिटर्न, बट उसके बाद हमारा कॉल हुआ है राइटिंग आफ्टर कॉलिंग एफ एस डॉट राइट फाइल। ये यहाँ पर एक डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये काम था एसिंक्रोनस पूरा, ये जो पूरा काम था ये था एसिंक्रोनस। तो Node.js ने इस काम को स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद उसे क्या मिला, आफ्टर कॉलिंग एफ एस डॉट रीड फाइल, एफ एस डॉट राइट फाइल। इस वजह से उसने एफ एस डॉट राइट फाइल पहले कॉल कर दिया। ये जो है इसने इसे कॉल कर दिया। फिर जब उसका काम हो गया तब वो इसके अंदर गया, तो उसने डेटा रिटर्न में कॉल कर दिया। तो इस तरीके से चलता है कि ये कब कॉल होगा, जब आपका डेटा राइट कर दिया है उसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को कह देते हैं हम लोग, ये जो फंक्शन है ये ये हो जाता है हमारा कॉल बैक। तो बेसिकली एफ एस डॉट राइट फाइल ने मेरे को तीन चीजें ली, एक फाइल ने, एक जिस डेटा को राइट करना था, एक कॉल बैक। मतलब क्या करूं मैं, किस चीज, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, एफ एस डॉट राइट फाइल को कॉल कर रहा है, वो कैसे बताएगा कि उसका काम हो गया। वो बताएगा कि हाँ भाई तुम मुझे एक फंक्शन दे दो, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। फिर तुम्हारे को अगर कोई ऐसा काम हो कि राइट फाइल के बाद तुम्हारे को कोई काम करना था, तो वो तुम उस वाले फंक्शन के अंदर कर लेना जो तुमने मेरे को प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से हम लोग एसिंक्रोनस फ्लो में कॉलबैक्स के थ्रू अपने कोड फ्लो को हैंडल करते हैं। तो ये आपका अभी यहाँ पर हमारा जो एफ एस डॉट राइट फाइल था, ये एसिंक्रोनस फंक्शन था। ठीक है, तो आपके ऐसे और भी एसिंक्रोनस फंक्शंस हो सकते हैं। तो इस वाले में होता क्या है कि आपके ये एसिंक्रोनस फंक्शंस आते कहाँ से? एसिंक्रोनस फंक्शंस बेसिकली आते हैं कि Node.js ने खुद एसिंक्रोनस कुछ चीजें एक्सपोज करी हुई हैं। आप उन फंक्शंस को जब यूज करोगे तो आपका फंक्शन भी एसिंक्रोनस बन जाता है। ठीक है, कि अगर जैसे मान लो आपको कोई रैपर लिखना है, कि जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, मैं कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ टेस्टिंग, एक्सप्लेन कॉल बैक करके फंक्शन बनाता हूँ। एक इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट माई फन इक्वल्स दिस, या एक काम करते हैं, एक से पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन
राइट फाइल रैपर। ठीक है, ये क्या लेता है, मैं उसी का एक रैपर फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लूँगा फाइल नेम, डेटा एंड कॉल बैक। ठीक है, और उसके अंदर पे मैंने क्या किया, मैंने fs डॉट राइट फाइल को ही कॉल कर दिया। इसके अंदर मैंने फाइल नेम ले लिया, डेटा ले लिया एंड, और यहाँ पर कर दिया एरर। तो यहाँ पर कंसोल, तो बेसिकली मैंने एक रैपर बना दिया जो राइट फाइल के ऊपर है। तो अगर मेरे को राइट फाइल को डायरेक्ट कॉल करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस रैपर को कॉल कर दूंगा जिसमें लिखा होगा बिफोर राइटिंग टू फाइल नेम फाइल फाइल नेम। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा कि आपका कंसोल डॉट लॉग आफ्टर राइटिंग टू फाइल नेम रिटर्न cb। ठीक है, तो cb एक मेरा कॉल बैक है, cb आर्ग्यूमेंट है बेसिकली जो फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे मैं यूज कैसे कर सकता हूँ। तो इसको मेरे को यूज करने के लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ पर रिक्वायर fs fs बस ये कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले केस में, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इस वाले फंक्शन को ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि इसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मेरे को इसे यूज करना है तो क्या करूँगा, कॉन्स्ट राइट फाइल रैपर इक्वल्स रिक्वायर, और मैंने उस फाइल का नाम क्या रखा था, एक्सप्लेन कॉल बैक, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन कॉल बैक, क्योंकि ये मेरा कोई वैसा फंक्शन तो है नहीं, तो डॉट स्लैश मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर एक्सप्लेन कॉल बैक करके एक मेरी फाइल है, उसे एग्जीक्यूट करूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस राइट फाइल रैपर को डायरेक्ट मैं यूज करूँगा। मैं क्या करता हूँ, इस वाले इसको पूरा हटाता हूँ और इसकी जगह करता हूँ राइट फाइल रैपर, कर दिया मैंने माई फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। क्या करता हूँ, कम फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर दे दिया मैंने, इसके अंदर दे देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा, और इसके बाद मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप क्या करो, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, नहीं इसे नेक्स्ट की जगह मैं आपको समझाने के लिए ऐसा, तो इस वाले फंक्शन में हो क्या रहा है कि मेरा राइट फाइल रैपर जो था, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये मेरा राइट फाइल रैपर है, ये जो इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे मिडलवेयर्स हैं, इन्हें देखते हैं क्या होता है कि राइट फाइल रैपर में मेरा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, फाइल नेम, मैंने फाइल नेम दे दिया। सेकेंड है डेटा, मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा दे दिया। थर्ड है कॉल बैक या सीबी। सीबी क्या है, एक फंक्शन लेता है कि जो राइट फाइल रैपर कॉल कर देगा आफ्टर ऑल ऑफ इट्स वर्क इज डन। कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने जब काम हो गया है मेरा, कि जब एफ एस डॉट राइट फाइल ने काम कर दिया है, उसके बाद उसने अपना कॉल बैक कॉल कर दिया है, तो उसके बाद इसने बस क्या किया, आफ्टर राइटिंग टू फाइल नेम लॉग किया, और उसके बाद इसने भी अपने कॉल बैक को कॉल कर दिया टू लेट इट्स कॉलर नो कि इसको जिसने भी कॉल किया होगा उसे पता चल जाएगा कि ये काम हो गया है। कैसे कि वो हमने जो थर्ड आर्ग्यूमेंट दिया था, ये एक फंक्शन था सीबी, तो ये कॉल हो जाएगा आफ्टर इट्स वर्क इज डन। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है,
अब इसे कॉल करते हैं, कैन नॉट पोस्ट माई पोस्ट। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं हम लोगों का क्या हुआ, इसने अपना काम कर दिया। वहां पर तो इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं किया, वर्क डन। बट अगर हम लोग वैसे देखें तो क्या हुआ कि रैपर कॉल हुआ, रैपर के अंदर बिफोर राइटिंग टू सम फाइल टू फाइल सम फाइल डॉट टी एक्स आ गया, ये आ गया, और उसके बाद जब फाइल राइट हो गई तो ये आ गया आफ्टर राइटिंग टू फाइल नेम। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटा कॉल बैक्स होते हैं कि कॉल बैक कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरीका है। एसिंक्रोनस फंक्शन जब अपना काम कर लेता है तो उसके जिस भी आर्गुमेंट को आपने कॉल बैक की तरीके से एक्सेप्ट किया होता है, कि मतलब बेसिकली जब आप फंक्शन बना रहे हो तो आप खुद ही डिसाइड करते हो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आएगा क्या आएगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या आएगा। तो इस वाले फंक्शन को बनाते समय मैंने क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फाइल नेम, सेकंड आर्ग्यूमेंट में डेटा, थर्ड आर्ग्यूमेंट में एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसे मैं कॉल कर दूंगा जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरा काम कब कंप्लीट हो रहा है, जब एफ एस डॉट राइट फाइल ने अपना काम कर लिया और उसने ये जो मैंने उसे कॉल बैक दिया था उसे कॉल कर दिया। ठीक है, इस कॉल बैक के कॉल होने पर ही तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, कि ये जो है एफ एस डॉट राइट फाइल ने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जब अपना उसने कोड लिखा, तो उसने ये इंश्योर किया कि जब भी उसका काम हो जाएगा तो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट को या अपने कॉल बैक वाले आर्ग्यूमेंट को कॉल कर देगा। और इसी तरीके से मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाया कि जब मेरा काम हो जाएगा, कि जो भी इसे कॉल कर रहा होगा तो मैं उसके थर्ड आर्ग्यूमेंट को कॉल करूँ। और इन दोनों के उसमें ये जरूरी है कि ये लोग अपने वादे का निभाएं। थर्ड आर्ग्यूमेंट सी बी एक्सेप्ट किया था तो यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट को ये कॉल करना चाहिए जब उसने काम कर दिया। तो इस तरीके से मोटा मोटा मेरे कॉल बैक चलते हैं। थोड़ा सा ये अभी जब आप यूज करेंगे तो ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कॉल बैक का क्या होता है, बट मोटा मोटा इस तरीके से। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले उसमें हम लोग प्रॉमिस का देखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।